हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन की पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक जानकारियाँ ली थी। हम लोगों ने सीखा था कि आप फॉर्मूले जो है कैसे बनाएंगे, आप साथ ही साथ उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ और भी बहुत एडवांस जो IUPAC की नींव है वो हमने एक तरीके से कल की क्लास में रखी थी। आज हम जो है हाइड्रोकार्बन्स के और टाइप्स पढ़ेंगे। हम एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स रेखीय होते हैं, लीनियर होते हैं, उनमें रिंग नहीं पाई जाती, वलय नहीं पाई जाती, चक्र नहीं पाया जाता, साइकिल नहीं होता, तो उनको भी हम पढ़ चुके हैं। और जो चक्रीय हैं उनमें हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे बताइए? एरोमेटिक। दोस्तों, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी पहचान का सबसे बेस्ट तरीका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एरोमेटिक में एक वर्ड छिपा है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है गंध। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें विशेष प्रकार की क्या आती है? गंध आती है। दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनको पहचानने का एक और तरीका है, ये हकल के नियम का पालन करने चाहिए। हकल के नियम का पालन। अब हकल का नियम क्या है देखिए। हकल का नियम की पहली शर्त कि क्या होनी चाहिए बताइए? रिंग होनी चाहिए, वलय होनी चाहिए। क्लियर? उस वलय के अंदर डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होने चाहिए। डबल बॉन्ड किस क्रम में होने चाहिए? एकांतर क्रम में, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई। तीसरी बात ये कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? ठीक है, जैसे समझिए दोस्तों, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जब भी होता है वो सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सिग्मा बंध जो होता है, ठीक है, एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है पाई की तुलना में, ठीक है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है बताइए? वीक होता है। क्लियर? तो सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, एक बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन एंगेज रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड जब होता है दो चीजों के बीच में, तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है, प्रत्येक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन एंगेज रहते हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पाई हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पाई हैं। ठीक है, अगर 3 बंद होंगे, 3 बंद में बीच वाला सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे? पाई। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन यहां कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो इस बात को? दोबारा से समझिए कि सिंगल बॉन्ड जब होता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है बताइए? सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, हर बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है। हर बंद पर 2 इलेक्ट्रॉन इंगेज होते हैं। ठीक है, तो एक बंद पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो एक सिग्मा एक पाई बंद है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा होता है, तो 4 तो हो गए पाई इलेक्ट्रॉन और 2 क्या हो गए बताइए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप पाई इलेक्ट्रॉन्स पहचान सकते हैं। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि n होती है रिंग की संख्या, n बराबर रिंग की संख्या। क्लियर? या फिर n कोई भी नंबर मान सकते हैं आप, है ना, या फिर n आप क्या मान सकते हैं? कोई भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, n कोई भी संख्या मान लिया आपने, नंबर, है ना, और वो 1 से लेके 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, अगर 4n+2, अगर n की वैल्यू 1 मानते हैं तो बताइए 4n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 एकम 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो बताइए 4 दूना 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं
तो 4 तिया 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होनी चाहिए, तब जाकर हम उसको क्या कहेंगे, तब जाकर हम उसको हकल के नियम का पालन करवाएंगे। ठीक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 10 14 इस क्रम में होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई। तो पहला कि क्या होनी चाहिए, रिंग। दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में। तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4n+2। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे, डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब हम पहचानते हैं एरोमेटिक। ठीक है, देखिए एरोमेटिक जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, अब देखिए सबसे पहली कंडीशन, ये दोस्तों बेंजीन है। देखिए अभी, अब बेंजीन है तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सबसे पहली बात तो रिंग बन रही है, बिल्कुल रिंग बन गई। दूसरी बात डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, देखिए डबल बॉन्ड फिर जगह खाली, फिर डबल बॉन्ड, फिर जगह खाली, फिर डबल बॉन्ड, फिर जगह खाली, फिर डबल बॉन्ड, एकांतर क्रम में है, बिल्कुल एकांतर क्रम भी हो गया। क्लियर। तीसरा हम देख पा रहे हैं कि भैया यहां पर दो, अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए, डबल बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताइए, 6, और 6 हो गए तो ये 4n+2 के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, तो ये एरोमेटिक है। सेट हो रहा है तो ये कैसा है बताइए, एरोमेटिक है। बात समझ में आ गई आपको। क्लियर। तो आपने पहचाना कैसे, आपने सिंपली पहचाना, आपने बहुत बेसिक जानकारी से इनको पहचाना, और बेसिक जानकारी से आपने पहचाना तो आप कैसे देख पाए इसको, आप देख पाए कि हकल के नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अब जैसे बेंजीन से ही बनता है फिनॉल। क्लियर। तो आपको मुख्य श्रृंखला पर ध्यान देना है। ठीक है, मुख्य श्रृंखला पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये OH मुख्य श्रृंखला में नहीं है, इसको इग्नोर मारिए। ठीक है, अब देखिएगा, इसको देखिए, बताइए फिनॉल, इसके अंदर देखिएगा रिंग है, बिल्कुल है, एकांतर क्रम में पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। तो बताओ ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर। तो बेंजीन और बेंजीन से बने हुए जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, जैसे अगर यहां पे CH3 आ गया, ठीक है, और ये, अब बेंजीन को आप ऐसे रिंग भी बना सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप डबल बॉन्ड इसी तरीके से लगाओ, डबल बॉन्ड आप यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो। अब जैसे ये यहां पे ही लग रहे हैं ना, अब इनको चेंज कर लेते हैं अपन, है ना, डबल बॉन्ड आप यहां पे और यहां पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है, और ये डबल बॉन्डों को घुमा भी सकते हो आप, कैसे, जैसे ये CH3 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होने चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां डबल बॉन्ड ये भी एकांतर है और ये भी एकांतर है, तो बात एक ही है, इसको बोलते हैं टॉलोइन। क्या बोलते हैं, टॉलोइन। क्लियर है ना, ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया, टॉलोइन। अगर ये बेंजीन है, ठीक है, वही काम करेंगे, ये लीजिए, यहां COOH लगा दिया तो इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो ये सारे के सारे क्या है बताइए, एरोमेटिक है। क्लियर, बेंजीन एरोमेटिक है, फिनॉल एरोमेटिक है, क्लियर, टॉलुइन एरोमेटिक है, और आपके क्या है बताइए, आपके जो बेंजोइक एसिड है वो भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो आप शायद पहचानना सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम और समझते हैं, लीजिए, ठीक है, एक कंपाउंड हम ये बना के चलते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर डबल बॉन्ड किस तरीके से लेके चलें। ठीक है,
ये एक हो गया, और अब हम डबल बॉन्ड लगा देंगे इसमें, कहाँ पे, 1 सेकेंड, इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बोलिए भाई, अब देखिए इसके अंदर बताइएगा मुझे। अब देखिए नेफ्थलीन है, अब नेफ्थलीन में आप सिंपल देखिए, सबसे पहले रिंग बन रही है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में। देखिए अब इसमें समझिए, इसका तो इस रिंग में तो एकांतर क्रम है ही, इस रिंग में आप ऐसे देखेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? एकांतर क्रम भी है, एकांतर क्रम भी आपका हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी पूरा हो रहा है दोस्तों। नेफ्थलीन है, और नेफ्थलीन भी अपने आप में क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। इसी तरह मैं बनाऊंगा आपको एंथ्रासीन, ठीक है। तो एंथ्रासीन का जो आप फॉर्मूला देखेंगे, एंथ्रासीन का जो आप फॉर्मूला देखेंगे, बिल्कुल देखिएगा, तीन रिंग बनानी है आपको पैरेलल लगातार, ठीक है, वही काम आपको करना है। ठीक है भाई, अब सिंपल वही सिस्टम लागू है, देखिए वही सिस्टम लागू है आपका। देखिए कैसे लागू है कि रिंग बन रही है, 3 रिंग बन रही है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, देखिए एकांतर में है, देखिए कैसे, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल 4n+2, 4 तिया 12 2 14, ये 3 रिंग बन रही है ना, 4 तिया 12 2 14, ठीक है। तो ये भी सेट है, तो ये एंथ्रासीन भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, क्लियर। तो ये कैसे एरोमेटिक है बताइए? ये जितने भी हमने पढ़े हैं इनमें आप जरा सा गौर करना, क्या क्या, फिनॉल, फिनॉल, बेंजीन, टोलुइन, है ना, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, इनमें आपने एक चीज देखी क्या, कि जो मुख्य श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला, उस मुख्य श्रृंखला में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, और मुख्य श्रृंखला में कार्बन हाइड्रोजन बन रहे हैं। जैसे फिनोल में OH था वो ऊपर था, टोलुइन में CH3 था वो ऊपर था, ठीक है, बेंजोइक एसिड में COOH था ऊपर था, बाकी मुख्य श्रृंखला में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये क्या कहलाएंगे? समचक्रीय एरोमेटिक। ये कैसे एरोमेटिक हैं? समचक्रीय एरोमेटिक हैं। कैसे कंपाउंड है बताइए? समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड आपके ये हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये समचक्रीय अपने आप में, क्योंकि इनके अंदर समान प्रकार की क्या है बताइए? चक्र के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में? अब मैं आपको बताऊंगा जो विषम चक्रीय यौगिक हैं उनके बारे में। देखिए विषम चक्रीय, अब विषम चक्रीय जो है, विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उनमें आप देखिएगा, ठीक है, उनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, पिरिडीन, ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर देगा आपको, ठीक है। देखिए 1 2 3, अब देखिए इस पे समझिए विषम चक्रीय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? मुख्य श्रृंखला में नाइट्रोजन पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन हकल के नियम की लगाते हैं, रिंग बन रही है डबल बॉन्ड, अच्छा ये यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, बिल्कुल एकांतर क्रम है, ठीक है, ये भी है।
और 2 3 दूना 6, बताइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बैलेंस है। अच्छा एक चीज़ और, ये बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट है इस जगह का। ये अगर दोस्तों जो डायग्राम बनाया गया है उसमें श्रृंखला से बाहर की तरफ है तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करना, इन इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करना। अगर ये बाहर की जगह अंदर लिखे हुए हों तो इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, लीजिएगा। ये लिख दिया आपको, ठीक है, और ये लीजिए। अब ये है पाइरोल, क्या है बताइए, पाइरोल है ये। अब इसको पहचानना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं। तो देखिए जो बाहर वाला है इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो अंदर वाला है इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो अंदर वाला है इसको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए रिंग बन रही है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा एकांतर क्रम देखिए, डबल बॉन्ड खाली, इसको डबल मानेंगे, बिल्कुल इसको कैलकुलेट करेंगे, डबल बॉन्ड खाली, समझ गए। तो लोन पेयर को कैलकुलेट करना है डबल बॉन्ड की तरह एकांतर क्रम में, तब कैलकुलेट करना है जब ही अंदर की तरफ लिख रहा हो, बाहर की तरफ नहीं, याद रखोगे ना, ठीक है। बताइए पाई इलेक्ट्रॉन में भी इसको कैलकुलेट करेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन बताइए 2 2 4 2 6, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, बताइए एरोमेटिक है, समझ गए बात को। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना किसके बारे में, जब आपको बात की जा रही हो कि डबल बॉन्ड अंदर लिखना है या बाहर लिखना है। बोलो बात समझ में आ गई। इसी तरह आपके पास आ गया एक और कंपाउंड, ये लीजिए, इसी तरह एक और कंपाउंड आपके पास आ गया, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है भैया फ्यूरेन। अब इसको पहचानिए, देखिए वही सिस्टम है कि ये बाहर वाले कैलकुलेट नहीं होंगे, अंदर वाले कैलकुलेट होंगे, ठीक है। लीजिए बाहर वालों को कैलकुलेट नहीं करना, अंदर वालों को कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर देखिए रिंग भी है, एकांतर क्रम देखिएगा, एकांतर देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बोलो सही है। तो एकांतर क्रम भी इसके अंदर पूरा हो रहा है, और इनको गिनेंगे 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताइए ये एरोमेटिक है, क्लियर। तो ये हो गया फ्यूरेन, और इसी की जगह एक और बनाते हैं हम लोग, और उसका नाम है बिल्कुल, है ना, देखिए केवल नाम चेंज करना है आपको, ठीक है, वही काम। ये थायोफीन है, तो थायोफीन में भी वही काम हुआ, देखिए रिंग बन रही है, एकांत, इसको कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल, तो 1 2 1 3 वो हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी कैलकुलेट है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड सिंगल, ये डबल बॉन्ड ये खाली, फिर ये डबल बॉन्ड ये खाली, तो बताइए एकांतर भी है, और एकांतर है तो बताओ ये एरोमेटिक है, समझ गए बात को। तो ये सारे कैसे कंपाउंड है, विषम चक्रीय, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जैसे अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। ध्यान रखने वाली ये चीज ये है कि फॉर्मूला देगा आपको, फॉर्मूला देगा तो फॉर्मूले में आपको जो चीज ध्यान देनी है वो ये देनी है कि लोन पेयर अंदर की तरफ लिखा हुआ है तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर बाहर की तरफ लिखा हुआ है तो आप उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, लोन पेयर अंदर की तरफ है तो एज अ डबल बॉन्ड उसे कंसीडर करेंगे। बोलो क्लियर हो गई बात। तो समचक्रीय विषम चक्रीय के अंदर एरोमेटिक में पहचान करना आप सीख गए कि एरोमेटिक में समचक्रीय में क्या होगा, समचक्रीय में केवल एक अंतर होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन ही मुख्य श्रृंखला में होंगे, कोई और नहीं होगा, और विषम चक्रीय में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सॉरी, एक पहला एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ये नाम याद रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी ने जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये एनसीईआरटी ने दिए हैं, और एनसीईआरटी ने दिए हैं, दैट्स वाई आपको इनको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपकी मुलाकात देर सवेर इनसे बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिएगा, ओके, क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल कुछ जानकारी इस टॉपिक के बारे में आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है हाइड्रोकार्बन्स का, वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, देखिएगा
देखो जैसे CH4 है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैथेन। अब इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो कार्बन की एक संयोजकता बच जाएगी। तो अगर मैं इसमें से माइनस हाइड्रोजन कर दूं तो ये बच जाएगा CH3 और एक बॉन्ड कार्बन के पास खाली बच जाएगा, उस पर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हमने हाइड्रोजन की जगह हटा दी। सही है, तो इसको बोलेंगे मैथिल। क्या बोलेंगे इसको, मैथिल बोलेंगे। क्लियर। जैसे C2H5 है, ये क्या है, एथेन है। C2H6 ये क्या है बताइए, एथेन है। अब एथेन है तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा C2H5 और ये बन जाएगा एथिल। तो इसका मतलब है कि जो आपका एल्केन होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे तो बन जाएगा एल्किल। क्या बन जाएगा, एल्किल। और एल्किल को हमेशा लिखा जाता है किससे, आर से। किससे लिखते हैं, आर, और एक संयोजकता खाली छोड़ देते हैं। अब इस एक संयोजकता पे हम नए नए क्रियात्मक समूह, नए नए फंक्शनल ग्रुप जोड़ के और हम उनका नया नया जो रूप है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आप एल्किल के बाद OH जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। और इनके नाम के पीछे आपको वर्ड मिलेगा ऑल। कौन सा वर्ड मिलेगा, ऑल। ठीक है, एग्जाम्पल बात करूं, जैसे CH3OH, C2H5OH। जरा सा गौर करना, ये क्या था, ये क्या था, मैथिल एल्कोहल। तो ये क्या बन जाएगा, मैथिल एल्कोहल बन जाएगा। इसका एक नाम और लिख सकते हो, मैथिल एल्कोहल को क्या लिख सकते हो, मैथेनॉल। मैथेन प्लस ऑल, मैथेनॉल। तो ऑल मिल गया पीछे, ये पहचानोगे आप। इसको क्या बोल सकते हो, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, एथेनॉल। तो ऑल से आप पहचान लोगे कि ये कैसा कंपाउंड है, ये एक एल्कोहल कंपाउंड है। इसके अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। ठीक है, नंबर 1। इसी तरीके से आप अगर इसके पीछे CHO जोड़ देंगे, CHO, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में नाम के पीछे क्या आएगा बताइए, एल आएगा। क्लियर। जैसे CH3CHO, तो इसको क्या बोलेंगे, मैथेनेल। क्या बोलेंगे, मैथेनेल। क्लियर। C2H5CHO, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनेल। तो एल से पहचान लोगे कि ये एल्डिहाइड है। क्लियर। इसको मैथिल एल्डिहाइड और इसको एथिल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, जैसे हमने मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल कहा है। ठीक है, क्लियर। तो क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी कि हम अगर मैथेन में से, एथेन में से एक एक हाइड्रोजन हटा दें तो मैथिल और एथिल बनेगा, यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एल्किल ग्रुप, जिसमें एक संयोजकता खाली है। अब उस एक वैलेंसी पर हम लोग नए नए फंक्शनल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नए नए फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहले आपने जैसे एग्जाम्पल लिया ROH, तो ये क्या था, एल्कोहल था। अब इनके नाम में या तो एल्कोहल मिलेगा या नाम में आपको पीछे ऑल मिलेगा। ठीक है, अच्छा RCHO, इसके नाम में आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्लियर। और एल्डिहाइड के बाद आपको क्या मिलेगा, एल। अच्छा RCOR, क्लियर, RCOR, इसको इस तरह लिखते हैं, RC इधर डबल बॉन्ड OR, इस तरह RCOR ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कीटोन। ये कीटोन ग्रुप है जिसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है, बीच में CO होता है। ठीक है, इसको हम लोग, इसके पीछे आएगा ऑन। जैसे समझिए एक फॉर्मूला है CH3COCH3, इसको लिखने का प्रॉपर तरीका ऐसा है, CH3C⋯O CH3। आप गौर करेंगे ये R है और ये भी R है, तो RCOR बन गया। इसका नाम है एसीटोन। अब एसीटोन है तो बताओ नाम में पीछे क्या आ रहा है, ऑन। ऑन से पता चलेगा कि ये क्या है बताइए, ये आपका कीटोन है। तो नंबर 1 पे एल्कोहल, नंबर 2 पे एल्डिहाइड, नंबर 3 पे कीटोन, नंबर 4 ROR। क्लियर। इसमें बीच में O होगा, इसको बोलेंगे ईथर। और इसमें नाम भी पीछे क्या आएगा बताइए, ईथर। डाईमेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इस तरह से। जैसे ये CH3OCH3 है, तो दोनों तरफ
आपके क्या है, मैथिल है, तो इसको बोल देंगे डाई मैथिल ईथर। क्लियर। या C2H5O C2H5 है तो इसको बोल देंगे डाई एथिल ईथर। इनके नाम के पीछे क्या आएगा बताइए, इनके नाम के पीछे ईथर आएगा। क्लियर। इस तरह आप पहचान लेंगे। 5वें नंबर पर RCOOH, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के पीछे आएगा ओइक एसिड। क्या नाम मिलेगा, ओइक अम्ल। जैसे HCOOH, इसको क्या बोला था, मैथेनोइक अम्ल। CH3COOH, इसको क्या बोला था, एथेनोइक अम्ल। तो इनके नाम के पीछे ओइक अम्ल मिलेगा आपको वर्ड, तो ये क्या हो जाएंगे बताइए, इनमें कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका, ओइक एसिड। ठीक है। नंबर 6 RCOOR, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और एस्टर के नाम के पीछे क्या नाम आता है, ओएट। क्या नाम आता है, ओएट। जैसे मैथिल मैथेनोएट, एथिल एथेनोएट। तो इनके नाम से बड़े इजीली आप पहचान करेंगे। नाम के पीछे ओएट मिलता है तो समझ जाइएगा क्या है, एस्टर है। नाम के पीछे ओइक अम्ल मिलता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। नाम के पीछे ईथर मिलता है तो ईथर। नाम के पीछे ऑन मिलता है तो कीटोन। नाम के पीछे एल मिलता है तो एल्डिहाइड। नाम के पीछे ऑल मिलता है तो एल्कोहल। ठीक है। इसके अलावा ये भी पहचान सकते हैं, आर में कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होगा। एल्किल में मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। तो आप फॉर्मूला देखकर क्या कर सकते हैं बताइए, इजीली जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप पहचान सकते हैं। बताइए, तो कोई भी दिक्कत मेरी तरफ से आपको आई। क्लियर। टॉपिक आपका कंप्लीट होने की कगार पर है। क्लियर। तो देखिएगा इसको, देखिए समझिए प्रॉपर तरीके से समझिए। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दे दिया ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया CH2OH CH2OH। अब जनरली ये ऐसे है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इधर OH और ये इधर OH। बताइए इसमें दोनों में OH है तो बताइए कौन सा ग्रुप है, ये एल्कोहल है। पहचान सकते हैं आप। क्लियर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये भी आपको फायदा मिला, एथिलीन ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल में पीछे पीछे क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है। तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या था, ये एक एल्कोहल था। क्लियर। जैसे आ जाए ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल में पीछे क्या आ रहा है बताइए, एल्कोहल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2 CH2, ये OH, ये OH, ये OH। क्लियर। तीनों पे OH होता है ना। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल है। इसमें भी नाम के पीछे क्या आ रहा है बताइए, ऑल आ रहा है। ठीक है। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, तो आप पहचान गए कि ब्यूटेनोइक अम्ल है, इसमें नाम के पीछे ओइक अम्ल आ रहा है और नाम के पीछे ओइक अम्ल आ रहा है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, RCOOH। तो आप फॉर्मूले में पहचान सकते हैं C3H8COOH। ये आप COOH से पहचान सकते हैं कि भैया ये होगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, जो आपके एग्जाम में बड़े काम की चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे, क्रियात्मक समूह को पहचानेंगे। तो हम लोगों ने आज की क्लास के बाद ये समझा कि हाइड्रोकार्बन की पहचान करने का तरीका जो रेखीय होते हैं, उनको आप क्या बोल देते हैं, उनको आप बोल देते हैं एलिफेटिक। सिंपल सा। एलिफेटिक में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। इनके फॉर्मूले और इनका कंसेप्ट आपको अच्छे से बता चुका। ठीक है। नेक्स्ट, अगर चक्रीय है तो एक तो होगा आपके पास समचक्रीय, साथ में समचक्रीय तो होगा ही, साथ में हकल के नियम का पालन नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक। हकल के नियम का पालन नहीं करता तो उसको क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक बोल देंगे। साथ ही साथ समचक्रीय का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे मुख्य श्रृंखला में। अच्छा, इसके अलावा समचक्रीय वे जो हकल के नियम का पालन करते हैं,
हकल के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक। क्या कहेंगे उनको, एरोमेटिक कह देंगे। क्लियर। इसके अलावा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय जो हकल के नियम का पालन करते हैं, ये कैटेगरी भी आपको पढ़ाई है। विषम चक्रीय का मतलब मुख्य श्रृंखला में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये भी होंगे। ठीक है, हकल के नियम का पालन करते हैं, इनको भी आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक। अब एक चीज, एक कैटेगरी बीच में छूट गई, क्या, देखिए समचक्रीय, सिंपल सा हमने दो कैटेगरी पढ़ ली, मतलब समचक्रीय और विषम चक्रीय एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो समचक्रीय में वो कैटेगरी जो हकल के नियम का पालन नहीं करती उसको तो आपने एलिसाइक्लिक कह दिया। समचक्रीय की वो कैटेगरी जो हकल के नियम का पालन करती है इसको एरोमेटिक कह दिया, बैलेंस। विषम चक्रीय की वो कैटेगरी जो हकल के नियम का पालन करती है, एरोमेटिक। लेकिन एक बात ये भी तो बताओ, विषम चक्रीय में कोई ऐसा भी तो होगा जो हकल के नियम का पालन नहीं करता है ना। कल को मान लो आप लगा के देखें कि हकल के नियम का पालन नहीं, क्लियर, विषम चक्रीय लेकिन हकल के नियम का पालन नहीं करता। अब देखिए समझिए, विषम चक्रीय तो आप उसे एलिसाइक्लिक नहीं कह सकते, क्योंकि एलिसाइक्लिक में तो क्या आते हैं, समचक्रीय आते हैं। ठीक है, हकल के नियम का पालन नहीं कर रहा तो आप एरोमेटिक भी नहीं कह सकते। अब इनको क्या नाम दोगे, तो याद रखना अगर ऐसी कंफ्यूजन आ जाए तो उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। भाई आपने मान लो, आपने देखा सबसे पहले कि कोई विषम चक्रीय कंपाउंड है। अब विषम चक्रीय कंपाउंड है तो आप पहचान गए कि एलिफेटिक भी नहीं, चक्रीय है तो एलिफेटिक नहीं कह सकते, विषम चक्रीय है तो एलिसाइक्लिक नहीं कह सकते, क्योंकि एलिसाइक्लिक तो समचक्रीय होते हैं, है ना। और हकल के नियम का पालन करना चाहिए तो एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर हकल के नियम का पालन नहीं किया तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। बेटा ध्यान रखना। तो मैंने मतलब जितना यार मैं कर सकता था, जितना मैं इजीली आपके दिमाग में चीजें घुसा सकता था। लोन पेयर को डबल बॉन्ड तभी मानना है जब वो रिंग में अंदर बना रखा हो, बाहर बना रखा हो, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो बेसिकली मैं जितना मतलब कर सकता था, आर्ट वाले बच्चों, कॉमर्स वाले बच्चों के हिसाब से टॉपिक को जितना ईजी मैं बना सकता था उतना मैंने कोशिश की, उतना मैंने बनाया। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा यार, है ना। और अगर नहीं आया हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने जो रटाया हो। मैंने विद कंसेप्ट, विद एनालिसिस, विद एग्जाम्पल और 4-4, 5-5 एग्जाम्पल यार दिए हैं, तब जाकर इस टॉपिक को मैं यहां तक पहुंचा पाया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा, सीखा होगा। आगे बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको टाटा, बाय बाय, जय हिंद।